हेलो। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। उसका पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो हम ये कैसे कवर करेंगे? इसका एक पैराग्राफ पहले मैं रीड कर दूंगी एंड देन फिर उसका मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, मतलब वो समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny, shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker just as the moon shines. ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि जब शाम को सनसेट के बाद हम स्काई को देखते हैं तो कैसा दिखता है वो। पहले हमें एक या दो ब्राइट डॉट्स दिखेंगे स्काई के अंदर, फिर धीरे धीरे वो नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे और जल्दी ही पूरा स्काई, पूरा आसमान जो है वो टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स से भर जाएगा। काउंटलेस हो जाएंगे वो, जिसमें से कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ थोड़े से डिम होते हैं। ठीक ऐसा लगता है कि पूरी जो स्काई, पूरा आसमान है वो डायमंड से पूरा, डायमंड्स उसमें लगे हुए हैं, है ना। और दिखते हैं कि वो सारे ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम केयरफुली उसे नोटिस करेंगे ना, केयरफुली देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि कुछ तो ट्विंकल कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बिना कुछ फ्लिकर के, मतलब बिना टिमटिमाए, है ना, बिना किसी टिमटिमाहट के वो सिर्फ और सिर्फ शाइन कर रहे हैं बस। जैसे कि मून हमारा शाइन करता है बस, उसी तरीके से कुछ हमारे स्टार्स जो हैं वो शाइन करते हुए सिर्फ दिखते हैं। टाइनी जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो। ठीक है, आगे देखते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. फिर बोले कि इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ में हमें मोस्ट ऑफ द डेज हमें मून दिखता है। लेकिन वो मून जो दिखता है ना, वो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग शेप में और अलग अलग पोजीशंस पे दिखता है। हम सिर्फ फुल मून को एक महीने में सिर्फ एक बार ही हम फुल मून देख पाते हैं, और वो दिन जिस दिन हमें फुल मून दिखता है उसे हम कहते हैं कि ये पूर्णिमा है, फुल मून नाइट है। ठीक, फिर अ फोर्टनाइट लेटर, मतलब 14 दिन के बाद हमें क्या दिखता है? हमें वो मून दिखता ही नहीं है ना, पूरे स्काई में हमें मून ही नहीं दिखेगा। तो वो दिन कौन सा होता है? वो होता है अमावस्या, या फिर उसे हम कहते हैं न्यू मून नाइट। ओके, एंड उस दिन, जिस दिन अमावस्या होती है ना, उस दिन हम नाइट स्काई को, अपने रात के आसमान को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बस बादल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर नाइट होनी चाहिए, तो हम उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। डू यू वॉन्डर वाई can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्या कभी सोचा है कि ये जो रात में हमें मून दिखता है और सारे ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, वो हमें दिन के समय पे क्यों नहीं दिखते हैं? वो क्यों नहीं दिखते हमें दिन के समय पे? क्योंकि जो सन की लाइट है ना, वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि वो हमें ये रात वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको दिखाती ही नहीं है। वो उसकी लाइट में छिप जाते हैं, है ना। सन की लाइट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स छिप जाते हैं जो रात के आसमान में हमें दिखते हैं। The sun, the moon, and all those objects shining in the night are called celestial bodies. तो अब ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सन आ गया, मून आ गया, और सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि रात वाले आसमान में शाइन कर रहे होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम बोलते हैं celestial bodies. Okay, these are called celestial bodies. Okay, celestial bodies. Some celestial bodies are big and hot.
They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. Sun is a star. कुछ celestial bodies जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, हॉट बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उन वो गैसेस से बने होते हैं, उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एमिट भी करते हैं, मतलब बाहर निकालते भी हैं। और इन कैलेस्टिक बॉडीज़ को क्या कहते हैं, जिनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टार, जिसमें हमारा सन भी आता है। सन भी एक स्टार है जिसकी खुद की हीट है, खुद की लाइट है, बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है वो, और वो बहुत सारा जो हीट है वो एमिट भी करता है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. इस जो रात वाले आसमान में हमें बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं जो कि सन के जैसे हैं, लेकिन हमें वो इतना ज़्यादा लाइट या इतनी ज़्यादा हीट उसकी फील इसलिए नहीं होती है, वो हमें इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर है ना, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें वो बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं। सन की जैसी हीट हमें उसकी नहीं फील होती है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height, है ना। ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर बहुत डिस्टेंस में है तो वो हमें छोटी दिखेगी। जैसे हम एरोप्लेन देखें तो अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो बहुत छोटा सा दिखता है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो चीज़ छोटी दिखेगी। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. Sapt 7, Rishi says. It is group of 7 stars that form a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. कह रहे हैं जब हम रात के आसमान को देखते हैं ना तो नोटिस करो तो कुछ पैटर्न्स हमें दिखते हैं जो कि स्टार्स बना रहे होते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ स्टार्स कुछ पैटर्न्स आसमान में बना रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। जिसमें से एक कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर या फिर बिग बेयर। ठीक है, ये एक कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार से बना हुआ एक पैटर्न है जो हमें रात के आसमान में दिखता है। इसका इसमें एक मतलब इस कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है जिसका नाम है सप्तऋषि, जो कि ईजिली हमें दिख जाता है आसमान में। सप्तऋषि मतलब 7 सेज का ये कॉन्स्टलेशन है, 7 स्टार्स हैं इसके अंदर, और ये कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि जो है ये उर्सा मेजर एक बड़े से कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं कि अपने नेबरहुड या फैमिली में एल्डर से बोलिए और देखिए और सारे कॉन्स्टलेशंस को ऑब्जर्व करिए स्काई में। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of pole star with the help of the Saptarishi. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अब क्या कह रहे हैं कि एंशियंट टाइम्स में लोग क्या करते थे, जब घड़ी नहीं थी, जब वॉच नहीं थी, या फिर सॉरी डायरेक्शंस डिटरमाइन करने के लिए, अभी तो हम कंपास से डायरेक्शंस को डिटरमाइन कर लेते हैं, है ना। लेकिन पहले जब नहीं था ये सिस्टम तो फिर लोग नाइट स्काई देख के और फिर स्टार्स को देख के उसमें जो स्टार्स की डायरेक्शन देख के और फिर उससे डायरेक्शन को डिटरमाइन कर लेते थे। कैसे, जैसे नॉर्थ स्टार या फिर इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता था, है ना। ये अभी भी दिखाता है, सॉरी, ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। ओके, इसकी पोजीशन को हम कैसे देखेंगे कि ये कहाँ पर है, पोल स्टार कहाँ पे हमारा, और इसकी पोजीशन हमेशा स्काई में सेम ही रहेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमें ये पोल स्टार दिखेगा। जहाँ पे पोल स्टार दिख जाए समझ जाओ कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। लेकिन पोल स्टार कैसे देखेंगे, तो पोल स्टार देखने के लिए हम सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को देखेंगे। जैसे हम इस फिगर में देखें तो ये है हमारा सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, ये 5 स्टार्स और ये 2 स्टार्स। ठीक है, तो एक लड़की है जो यहाँ खड़ी है और ये जो 2 स्टार सीधे हैं ना, इसको देखते हुए बिल्कुल इसको सीधा देख रही है, सीधा देख रही है, तो सीधा जाते हुए बाहर आगे हमें जो एक स्टार दिख जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा पोल स्टार। तो दिस इज द पोल स्टार जो हमें इस सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की हेल्प से दिख रहा है। ठीक है, मतलब दिस इज द, ये जो है ना ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है।
Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderer. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the sky from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. कह रहे हैं कि कुछ कैलेस्टियल बॉडीज जो है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ कैलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है, लेकिन कुछ कैलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनके पास ना तो अपनी हीट है ना तो अपनी लाइट है, वो स्टार्स की लाइट की हेल्प से जलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाइज से आया है, जिसका मतलब है वॉन्डरर। वॉन्डरर मतलब घुमक्कर। ठीक है, अर्थ जो है ना वो भी एक प्लैनेट ही है। इसको हीट कहाँ से मिलती है? इसको हीट एंड लाइट सन से मिलती है, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है ना, उससे इसको हीट एंड लाइट मिलती है। अगर हम अर्थ को बहुत दूर डिस्टेंस से देखेंगे ना, जैसे कि मान लो हमने मून से देखा अपने अर्थ को, तो अर्थ हमें मून के जैसा बस शाइन करता हुआ दिखेगा। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 8 other planets that get heat and light from sun. Some of them have their moons too. अब कह रहे हैं जो मून है, मून क्या है जो हम स्काई में देखते हैं मोस्ट ऑफ द डेज, वो है सैटेलाइट, है ना। और ये जो मून है ना, ये हमारे अर्थ का कंपेनियन है। कंपेनियन मतलब सहयोगी है, जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अर्थ के जैसे और भी 8 प्लैनेट्स हमारे मतलब हमारे सन के आसपास है, जो हमारे सन से लाइट और हीट लेते हैं। और इन प्लैनेट्स के कुछ प्लैनेट्स के पास अपने मून भी है, मतलब अपने सैटेलाइट्स भी हैं। सोलर सिस्टम की बात करते हैं, द सोलर सिस्टम। ये जो फैक्ट्स वगैरह है ये हम लास्ट में कवर करेंगे। Solar system: the sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. क्या कह रहे हैं कि ये जो सन है और 8 planets हो गए, सैटेलाइट हो गए, कुछ और कैलेस्टियल बॉडीज जिसमें एस्ट्रॉयड एंड मीटेरॉइड्स, इन सब के बारे में हम बाद में चैप्टर के लास्ट पोर्शन में देखेंगे। तो ये सारे मिला के क्या बना रहे हैं, ये सारे मिल के बना रहे हैं सोलर सिस्टम को, जिसे हम कह रहे हैं कि सोलर फैमिली है, जिसका सन जो है हेड है। जैसे फैमिली में एक हेड होता है ना, फादर कह लो, ग्रैंडफादर कह लो, है ना, वैसे ही जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका हेड कौन है? सन है। ठीक, तो सबसे पहले सन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। द सन is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. क्या कह रहे हैं कि सन जो है ना, ये सेंटर है, केंद्र बिंदु है हमारे सोलर सिस्टम का। जैसे अगर मान लो फादर या फिर ग्रैंडफादर तुम्हारी फैमिली की हेड है, तो वही केंद्र बिंदु होते हैं, मतलब कुछ भी होगा तो उनसे पूछ के होगा। वैसे ही मान लो कि सन है, सन के चारों तरफ ही सब घूमेंगे, जैसे फैमिली में फादर या ग्रैंडफादर के आसपास सब घूमते हैं। ठीक है, और ये जो सन है ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से, बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। ये एक पुलिंग फोर्स देता है जो पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके बांध के रखा हुआ है, जस्ट लाइक योर फादर और ग्रैंडफादर। जैसे फादर या ग्रैंडफादर पूरे घर को बांध के रखते हैं, वैसे हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारा सन जो है, वो पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखे हुए हैं। ये जो सन है ये अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम के लिए हीट और लाइट कौन देता है? तो ये सन देता है। लेकिन सन के पास बहुत ज़्यादा हीट है, इतनी बहुत बहुत ज़्यादा हीट है जितनी मतलब आपको सोच भी नहीं सकते, उतनी ज़्यादा हीट है सन के पास। और इतनी ज़्यादा हीट क्यों नहीं फील होती हमें? क्योंकि ये है तो नियरेस्ट स्टार, हमारे अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा दूर है। कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे, है ना, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ये हमारे अर्थ से, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा हीट हमें फेल्ट नहीं होती। लेकिन फिर भी गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा धूप लगती है, और इससे बहुत बहुत ज़्यादा ये गर्म है। ठीक, फिर आते हैं प्लैनेट्स पे। देयर आर 8 planets इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इनके नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
क्या कह रहे हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें कि सन मान लो यहाँ पर है अगर हमारे सोलर सिस्टम में, तो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनके जो नाम है कि मरकरी सबसे पहले आ जाता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इसको लर्न करने का एक इन्होंने तरीका दिया हुआ है, एक वे दिया हुआ है, जिसे इन्होंने एक लाइन दी है, क्या बोल रहे हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस मच। ये एक लाइन याद करके हम इनके एम से मरकरी, बी से वीनस, सी से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एल से नेपच्यून, इस लाइन को याद करके हम इन सारे प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए वैसे याद कर लीजिए। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete the round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. क्या कह रहे हैं, जो 8 प्लैनेट्स है ना, ये सारे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ पे, और ये पाथ थोड़ा सा इलोंगेटेड है, मतलब पूरा सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा इलोंगेटेड है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा सर्कुलर से थोड़ा सा इलोंगेटेड है ये। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्बिट। और मरकरी जो कि नियरेस्ट है, सन के सबसे पास में मरकरी है, जो कि 88 डेज में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है अपने ऑर्बिट में। वीनस, मरकरी के बाद सेकंड नंबर पे वीनस आता है। वीनस जो है इसको हम अर्थ ट्विन बोलते हैं, मतलब अर्थ की जुड़वा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज और शेप जो है ना वो अर्थ के साइज और शेप के जैसा है, बहुत सिमिलर है उससे, इसलिए हम इसको वीनस को अर्थ का ट्विन बोल देते हैं। ये चीज़ याद रखना। कौन है अर्थ ट्विन, तो अर्थ ट्विन है वीनस, है ना। Till recently, August 2006 तक, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, जिसमें Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past, may be called dwarf planet. पहले प्लूटो 2006 तक की प्लूटो को भी कह रहे थे कि ये प्लैनेट है, लेकिन फिर 2006 में ये मीटिंग होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जहाँ पे कहते हैं कि प्लूटो अदर कैलिस्टिक बॉडीज के जैसे ये प्लैनेट नहीं है, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखेंगे। वाई ड्वार्फ, क्योंकि ये ना ड्वार्फ प्लैनेट्स वो होते हैं जो अपने ऑर्बिट में हमेशा रहते नहीं हैं। ऐसा देखा जा रहा था कि जो ये प्लूटो है ये कभी अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा जो उसका फिक्स पाथ है ना उससे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इस वजह से इसको फिर इन्होंने प्लैनेट ना बोल के इन्होंने बोला कि ये डॉर्फ प्लैनेट है, क्योंकि हमने देखा था प्लैनेट की एक फिक्स्ड पाथ होती है ना, तो इस वजह से इसको इन्होंने बोल दिया कि ये डॉर्फ प्लैनेट है। अब हम आते हैं अपने अर्थ पर। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. It is slightly flattened at the pole. That is why its shape is described as geoid. Geoid means an Earth-like shape. क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन, मतलब ये सन है तो इसके बाद यहाँ पे आएगा मरकरी, फिर वेनस और फिर आएगा अर्थ। ठीक, और अगर साइज वाइज देखें तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट कैसे, सबसे पहले जो साइज वाइज देखें तो सबसे पहले आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून एंड देन अर्थ आता है। ठीक, तो अर्थ जो है ना वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और ये जो अर्थ है ना ये पूरा स्क्वायर नहीं, स्क्वायर बोल रहा है, स्फीयर नहीं है ना, ये पूरा गोल नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है एट द पोल, ऐसे थोड़ा बल्ज टाइप का है ना, इस जगह पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है, इसलिए इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं जोइड। जोइड मतलब अर्थ लाइक शेप। ठीक है, conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ अर्थ पर ही कंडीशंस ऐसे हैं जो कि लाइफ के लिए सपोर्टिव हैं, है ना, जो लाइफ सपोर्टिव या लाइफ के लिए जो सुटेबल कंडीशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल है। अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही
बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे वाटर और एयर भी है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ सपोर्टिंग गैसेज़ यहाँ पर है, ऑक्सीजन एयर में, इसके एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैसेज़ हैं। इसी कारण से, इसी सारे रीजंस की वजह से जो अर्थ है इसे हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम का। लिविंग प्लैनेट, ओनली लिविंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है। From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बाहर से स्पेस से देखेंगे ना अर्थ को तो ये हमें ब्लू दिखेगा। क्यों ब्लू दिखेगा? क्योंकि इसका टू थर्ड सरफेस का मतलब है 66% जो इसका सरफेस है ना वो वाटर से कवर्ड है, वहाँ पानी ही पानी है, जिसकी वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कह देते हैं। अब आते हैं अपनी सैटेलाइट पर, मून पर। Our Earth has only one satellite, that is the Moon. Its diameter is only one quarter that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 384,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. कह रहे हैं कि अब जो अर्थ का अकेला सैटेलाइट कौन सा है? मून है। इसका डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर से वन क्वार्टर है ना। इसका डायमीटर अर्थ का डायमीटर जो है उसके डायमीटर से वन क्वार्टर मतलब वन फोर्थ है मून का डायमीटर। और ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत पास में है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज को देखें तो उसके कंपैरिजन में मून हमारे प्लैनेट के बहुत ही पास में है। कितनी दूरी पर है ये? तो 3,84,400 किलोमीटर सिर्फ ये दूर है हमारे अर्थ से, इसलिए ये हमें थोड़ा बिग दिखता है ना। अदर सेलेस्टियल बॉडीज से हम देखें तो देखो, जैसे हमने देखा था सन कितनी डिस्टेंस पे था, सन की डिस्टेंस थी 150 मिलियन किलोमीटर्स, है ना, और मिलियन किलोमीटर्स। और इसकी जो डिस्टेंस है ये है 3,84,400 किलोमीटर्स, है ना। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, और ये 150 मिलियन है और ये सिर्फ 3 लाख है। तो कंपेयर करो इसको, कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की डिस्टेंस में, है ना। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मून ना अपना अर्थ, हमें पता है कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये चारों तरफ जो ये चक्कर लगाता है, इसका जो घूमता है हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 27 डेज में एक चक्कर वो कंप्लीट कर देता है। और इसी 27 डेज में वो अपने जो अक्ष पे घूमता है ना, अपने एक्सिस पे जो वो घूमता है, वो भी इतने ही टाइम में वो कंप्लीट कर लेता है। 27 डेज उसको, जैसे हमारी अर्थ अपने भी एक्सिस पे घूम रही है और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, वैसे हमारा मून भी है खुद के एक्सिस पे भी घूम रहा है और अर्थ के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है। तो इनका टाइम दोनों का सेम है, 27 डेज। ठीक, इसलिए हमें मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है, अर्थ से हमको मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है हमेशा। मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मून के पास लाइफ सपोर्टिव कंडीशंस नहीं है, ऐसी कंडीशंस नहीं है जो लाइफ को फेवर करे। वहाँ पे ना तो वाटर है ना तो एयर है। क्या है वहाँ पे? तो माउंटेन्स हैं, उसके अलावा प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं उसकी सरफेस पे। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज। तो ये जो प्लेन्स, डिप्रेशंस और माउंटेन्स जो हैं इसकी सरफेस पे, ये क्या दिखाते हैं? ये शेडो, अर्थ की मून की सरफेस पे शेडो कास्ट करते हैं। अच्छे से अगर ऑब्जर्व करो तो काले काले धब्बे दिखते हैं हमें मून पे। वो काले धब्बे क्या है? तो डिप्रेशन हो सकता है, माउंटेन का शेडो हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं मून पे। एस्ट्रॉइड्स, अब आते हैं एस्ट्रॉइड्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, बोला था कि बाद में देखेंगे, तो अब हम आ जाते हैं एस्ट्रॉइड एंड मीटेरॉइड्स पे। तो पहले पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back. ये asteroids क्या हैं?
हमने पढ़ा स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इनके अलावा भी हमें कुछ टाइनी बॉडीज मिल जाती हैं जो कि सन के अराउंड घूमती हुई मिल जाती हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। और हम देखेंगे तो एस्ट्रॉइड्स हमें कहाँ मिलेंगे, जो मार्स और जुपिटर इनके ऑर्बिट के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पे हमें मिलेंगे ये एस्ट्रॉइड। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ये जो एस्ट्रॉइड है ना, ये क्या है, ये प्लैनेट जब एक्सप्लोड हुए थे बहुत पहले, उसमें से ही टूटे, मतलब उसमें से ही टूट के उन्हीं के टुकड़े सन के अराउंड घूमने लग गए और ये बन गए एस्ट्रॉइड्स। अब आ जाते हैं मीटेरॉइड्स पे। The small pieces of rock which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. अब मीटेरोइड्स क्या है, मीटेरोइड्स कह रहे हैं कि रॉक के स्मॉल पीसेज हैं जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, वो मीटेरोइड्स हैं। तो अब कंफ्यूजन ये होती है कि एस्ट्रॉइड भी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं और मीटेरोइड्स भी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो एस्ट्रॉइड्स स्पेशली वो हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक फिक्स्ड पोजीशन पे, एक फिक्स्ड पाथ में ये मूव कर रहे होते हैं, उनका वो उतना सा एरिया होता है, उसी में वो मूव कर रहे होते हैं और ऐसे करके एक बेल्ट बन जाती है, दिखती है। बहुत सारे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स उसी एरिया में मूव कर रहे होते हैं और वो एक बेल्ट जैसा फॉर्म हो जाता है, लेकिन उनकी पोजीशन सेम है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में ही मिलेंगे ये। और ये जो मीटेरोइड्स हैं ये भी सन के अराउंड ही मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इनका पाथ चेंज हो जाता है, समटाइम्स ये अर्थ के पास आने लग जाते हैं, है ना। जब अर्थ के पास आने लग गए और अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए तो एयर के साथ फ्रिक्शन में आएंगे और फिर हीटअप हो जाएंगे और फिर जलने लग जाएंगे, जिससे हमें फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश मतलब लाइट एक दिखेगी कि हाँ एकदम से फ्लैश हुई लाइट। अगर ये पूरा जल गए आसमान में ही तब तो खत्म हो गए, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से नहीं जल पाए आसमान में तो ये गिर जाते हैं हमारे अर्थ पे कभी कभी और फिर एक हॉलो क्रिएट कर देते हैं, एक क्रेटर क्रिएट कर देते हैं, है ना। एक डिप्रेशन बना देते हैं हमारे, जहाँ पे ये गिरेंगे ना बहुत ही फोर्स के साथ गिरते हैं तो एक हॉलो बना देंगे और फिर बारिश वगैरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो हॉलो बना, वो जो गड्ढा बना, डिप्रेशन बना, वो फिल हो जाएगा और फिर वहाँ पे एक लेक बन जाएगी जिसको फिर क्रेटर लेक बोलते हैं बाद में जाके। ठीक है, तो फाइंड आउट करिए कि कोई इंडिया में है क्या कोई क्रेटर लेक जो मेटेरॉइड के गिरने से बनी है। अगर है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. The galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई क्लियर स्काई हो ना, वहाँ पे वाइटिश ब्रॉडबैंड देखो, वाइट कलर का एक ग्लोइंग पाथ दिखेगा हमें, इस टाइप का ऐसा कुछ दिखेगा हमें नाइट स्काई में, बिल्कुल क्लियर स्काई में। वो क्या है, वो मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर है। इसे क्या कहते हैं, इसे मिल्की वे गैलेक्सी, ये गैलेक्सी होते हैं जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर होता है और स्टार का अपना सिस्टम होता है, उसके आसपास प्लैनेट्स होते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारा वहाँ पे कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिसको हम गैलेक्सी बोल देते हैं। और ये जो गैलेक्सी दिख रही है, दिस इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है ना। एंड एंशियंट टाइम में इस गैलेक्सी को बोला गया, एंशियंट टाइम में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक लाइट की रिवर, लाइट की जो नदी है वो बह रही है स्काई में, इसलिए इसको नाम दिया गया आकाशगंगा, मिल्की वे, जिसको कि एंशियंट टाइम में आकाशगंगा बोला गया। गैलेक्सी क्या होता है, जिसमें
गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज हैं। मिलियंस ऑफ ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, है ना। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक। तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है यूनिवर्स। साइंटिस्ट अभी ट्राई कर रहे हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाया अभी तक कि इतना ज़्यादा हम समझ लीजिए कि समुद्र में से एक बूंद पानी जितना हम जान पाए हैं अपने स्पेस के बारे में, अपने यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, कितना बड़ा साइज़ है नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि हम सब इसी यूनिवर्स का पार्ट है। एक यहाँ पे डायग्राम था जिससे अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी एक है, ये मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में हैं, ठीक है। फिर इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा एक ये सोलर सिस्टम है। इस ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हैं, ठीक। और इस सोलर सिस्टम में अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है, इसके अलावा और भी 7 प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है, मून है, और भी बहुत सारी कैलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉयड एंड मीटोरॉइड्स हैं। तो ये है चैप्टर के बारे में। थोड़े से फैक्ट्स वगैरह जो दिए हुए थे ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो वो हम एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं कि क्या क्या बातें दी हुई थी। जैसे सबसे बड़ा, हाँ, सबसे पहला फैक्ट था ये कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। क्या कह रहे हैं कि जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये 3 जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, इनके आसपास रिंग है। जैसे ये हमारा प्लैनेट हो गया और इसके आसपास ऐसे करके रिंग्स बन जाते हैं, रिंग्स हैं इनकी। वो रिंग्स क्या हैं, वो जो स्मॉल डेब्रिस का बेल्ट बन जाता है एक, है ना। और ये रिंग्स हम कैसे देख सकते हैं, अगर बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप होगा तो उसकी हेल्प से हम ये रिंग को अर्थ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने देखो सन के बाद ये मरकरी रहा, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, फिर यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, ये देखो ये रहा रिंग, है ना। ये हमें रिंग दिख रहा है, सैटर्न, यूरेनस एंड दिस इज नेपच्यून। सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है, तो जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून एंड उसके बाद आता है हमारा अर्थ, ठीक। फिर आ जाते हैं, हाँ, सोल। ये सन के बारे में बोल रहे थे, सोलर वर्ड कहाँ से आया। सोल, रोमन मैथोलॉजी में सोल का मतलब है सन गॉड। सोलर मतलब है रिलेटेड टू द सन, है ना, सन से जो रिलेटेड है। फैमिली ऑफ सन को क्या बोला गया, सोलर सिस्टम बोला गया, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा वर्ड देखें तो सोलर एनर्जी, वो एनर्जी जो सन से आ रही है, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, है ना। फिर यहाँ पे देखें तो वर्ड ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड किसी लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज से लिए जाते हैं, ठीक। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ। कौन से 2 ग्रीक वर्ड, एक है जी और दूसरा है ग्राफिया। जी का मीनिंग है अर्थ और ग्राफिया का मीनिंग है राइटिंग। ज्योग्राफी का मतलब फिर क्या है कि राइटिंग अबाउट द अर्थ, है ना। तो अर्थ के बारे में लिखना, दैट इज ज्योग्राफी। वैसे ही जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द अर्थ, है ना। जियोलॉजिया से बना है, जियोमेट्रिया से बना हुआ है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड से बना हुआ है, असेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, है ना। उसके अलावा फिर ये बोल रहे हैं कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन fascinated glazing at the night sky. Those who study the celestial bodies, उन्हें क्या कहते हैं, celestial bodies and movements को, वो एस्ट्रोनॉमर्स हैं। जैसे कि आर्यभट्ट क्या कह रहे हैं कि ह्यूमंस हमेशा से जो रात वाली स्काई, जो बहुत सारे कैलेस्टियल बॉडीज हमें दिखते हैं ना, उसको जानने का इच्छुक रहा है, हमेशा से रहा है। तो जो इन कैलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, इनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। जैसे कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर एशियन इंडिया में हुए जिनका नाम था आर्यभट्ट, है ना। इन्होंने कहा कि जो मून है, जो प्लैनेट्स हैं, शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। आर्यभट्ट ने ही बोल दिया था कि जो मून एंड प्लैनेट है वो शाइन करते हैं। क्यों शाइन करते हैं, सनलाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से शाइन करते हैं। आज भी एस्ट्रोनॉमर्स बिजी हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। फिर यहाँ लाइट बोल रहे कि लाइट ट्रेवल करती है किस स्पीड से। जो लाइट है ना, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर वो ट्रेवल कर जाती है। लेकिन फिर भी जो सन की लाइट है ना, उसको अर्थ तक आने में 8 मिनट लग जाता है, ठीक। इतनी स्पीड में लाइट ट्रेवल करती है, लेकिन फिर भी 8 मिनट लग जाते हैं सनलाइट को अर्थ तक आने में। फिर पहले मैन जो कि मून पर गए वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए वो, 21 जुलाई 1969 को, ठीक है। पहले इंडियन कौन थे जो मून पे लैंड किए, उसके बारे में बताइएगा। सैटेलाइट क्या है, कैलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द
planet in the same way as the planets move around the sun. सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स वो हैं, वो कैलिस्टिक बॉडीज है जो प्लैनेट्स के आसपास मूव वैसे मूव कर रही हैं जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है वैसे सैटेलाइट्स प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहे हैं। फिर ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल बॉडीज हैं। इसको साइंटिस्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना हो, कम्युनिकेशन करना हो, उसके लिए ये साइंटिस्ट बनाते हैं ये सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल बॉडीज। ठीक है, इनको रॉकेट के थ्रू ले जाया जाता है स्पेस में और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इनको प्लेस कर दिया जाता है। अर्थ के अराउंड ये मूव करने लग जाते हैं। जैसे कि इंडियन सैटेलाइट्स की बात करें, इनसैट हो गई, IRS हो गई, ये एडूसैट हो गई, ये सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ यू like, then please subscribe my channel and please support. Thank you so much.